नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के बल की। दोस्तों, इस सृष्टि में सारा जो खेल है वो बल का ही है। जिसका जितना बल होगा उसका उतना महत्व होगा, उसका उतना प्रभाव होगा। तो यही बात दोस्तों ग्रहों पर भी लागू होती है। जिस ग्रह के पास ज़्यादा बल होगा उसका हमारी जन्म पत्रिका में, हमारे जीवन में उतना ही महत्व होगा, उतना ही प्रभाव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं। स्थान बल, दिक्बल यानी कि दिशा बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृक्बल यानी दृष्टि बल। दोस्तों, वैसे तो ये ग्रहों का बल निकालने के लिए जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ये गणित का पार्ट है। लेकिन फिर भी कुछ सामान्य नियम ऐसे हैं जिन्हें अप्लाई कर कर हम जान सकते हैं कि ग्रह के पास कितना बल है, ये जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह बली है या कौन सा ग्रह निर्बल है। तो चलिए हम उन नियमों को जानते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों स्थान बल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ग्रह किस स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि किस भाव में बैठा हुआ है या किस राशि में बैठा हुआ है, उसके कारण उसे जो बल मिलेगा उसे ही स्थान बल कहते हैं। ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में स्थित है तो उच्च बल यानी कि 60 डिग्री का बल मिलेगा। 60 डिग्री बल का मतलब है दोस्तों 100% ग्रह बल ही होगा। मूल त्रिकोण राशि में दोस्तों 45 डिग्री का बल होगा यानी कि 75%। सब राशि में 30 डिग्री का बल यानी कि 50% बल ही होगा। अधिमित्र की राशि में 22.5 डिग्री का बल होगा दोस्तों। मित्र राशि में 15 डिग्री बल मिलेगा। सम राशि में 7.5 डिग्री बल होगा। शत्रु राशि में 3.25 डिग्री बल और अधिशत्रु राशि में 1.875 डिग्री का बल ग्रह को मिलेगा। दोस्तों, उच्च राशि, नीच राशि, ये मैं पहले बता ही चुका हूँ ग्रहों की राशियों के बारे में। ग्रह का कौन मित्र होता है, कौन शत्रु होता है, कौन सम ग्रह होता है, ये भी हमने पिछले पार्ट में बात कर ली है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। यदि ग्रह सब राशि के षडवर्ग में हुआ तो 30 डिग्री और अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अति शत्रु के षडवर्ग में उतना ही बल मिलता है जो इनकी राशियों में मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे बात आई है षडवर्ग की। तो दोस्तों, जो हम जन्म पत्रिका देखते हैं जिसे लग्न पत्रिका बोलते हैं, या आमतौर पर जिसे देखकर हम अपना पूरा ज्योतिष खत्म कर लेते हैं, बस उसे ही ज्योतिष मानते हैं, ऐसा नहीं है। D1 चार्ट बेस है दोस्तों पूरे ज्योतिष का। उसी D1 के आधार पे दोस्तों और भी पत्रिकाएं बनाई जाती हैं, और भी चार्ट बनाए जाते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं दोस्तों। जैसे D7 चार्ट को सप्तांश चार्ट कहते हैं, D9 चार्ट को नवमांश चार्ट कहते हैं, ऐसे त्रिशांश और भी बहुत से चार्ट हैं दोस्तों। तो जो 6 मुख्य चार्ट हैं उन्हें मिला के षडवर्ग कहा गया है। हम किसी चीज़ का जब दोस्तों निर्णय D1 से कर लेते हैं तो उस चीज़ को और पिन पॉइंट करने के लिए या उस चीज़ को और बारीक करने के लिए हम उस समस्या से रिलेटेड षडवर्ग का चार्ट भी देखते हैं। जैसे यदि किसी को संतान संबंधी कोई समस्या है तो हम D1 चार्ट यानी कि लग्न पत्रिका तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ D7 यानी कि सप्तमांश चार्ट भी देखेंगे। किसी को दोस्तों घर गृहस्थी, पार्टनरशिप या दुनियादारी की कोई समस्या है तो हम D1 चार्ट के साथ साथ D9 चार्ट भी देखेंगे। इन षडवर्गों की बात दोस्तों हम आगे आने वाले समय में करेंगे। एक एक षडवर्ग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किससे क्या देखना है और कैसे देखना है। आज तो हम सिर्फ ग्रहों के बल की बात समझ लेते हैं कि यदि ग्रह अपने D1 की उच्च राशि में है तो उसे 60 डिग्री बल या 100% बल मिलेगा। लेकिन
सब राशि में है तो 30 डिग्री का बल मिलेगा दोस्तों D1 में। और अगर D1 के साथ साथ ग्रह जो है अपने षडवर्ग में सब राशि का हुआ तो भी उसे 30 डिग्री बल अतिरिक्त मिलेगा। यानी ग्रह कहाँ बैठा है ये हमें D1 में ही नहीं षडवर्ग में भी देखना है। तो इस हिसाब से दोस्तों आगे आने वाले समय में हम इस चीज़ को और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊंगा। अगला नियम है दोस्तों, ग्रह जब अपनी उच्च राशि की तरफ चलता है तो बल प्राप्त करता है एवं नीच राशि की तरफ चलता है तो बल घटता है। दोस्तों ग्रहों की उच्च और नीच राशि हम जानते हैं। मान लीजिए शनिदेव हैं, उनकी उच्च राशि तुला है 7 नंबर की, और शनिदेव कहीं 5 या 6 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो दोस्तों ये 7 नंबर की तरफ चल रहे हैं तो इनका बल बढ़ेगा। और मान लीजिए यही शनिदेव 9 या 10 नंबर की राशि में बैठे होते तो ये दोस्तों अपनी उच्च राशि से आगे को बढ़ रहे हैं, उच्च राशि इनकी 7 नंबर पीछे निकल गई तो इनका बल घटेगा दोस्तों। चंद्र और शुक्र सम राशि में यानी कि इवन राशि में तथा अन्य ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, बुध, गुरु ये सब विषम राशि में यानी कि ओड राशि में 15 डिग्री बल पाते हैं दोस्तों। मान लीजिए चंद्र जो है दोस्तों अपनी उच्च राशि में वृष में बैठा है तो उस वजह से भी उसे बल मिल गया दोस्तों, उच्च राशि है उसकी। और चंद्र को दोस्तों सम राशि में बैठने से भी बल मिलता है। तो उच्च राशि वृष से नंबर 2 की राशि है तो सम राशि हुई दोस्तों, तो 15 डिग्री बल यहाँ भी पा गया चंद्रमा। तो इस तरह से दोस्तों हम हिसाब लगाते हैं, जितने बल जुड़ते जाएंगे उतना ग्रह बलवान होता जाएगा और जितने बल घटते जाएंगे उतना ग्रह निर्बल होता जाएगा। अगला नियम है दोस्तों, पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु ये राशि के प्रथम भाग में, स्त्री ग्रह शुक्र और चंद्रमा राशि के द्वितीय भाग में, और नपुंसक ग्रह शनि और बुध राशि के अंतिम भाग में 15 डिग्री बल प्राप्त करते हैं। दोस्तों मैं बता चुका हूँ एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो प्रथम भाग यानी कि 0 से 10 डिग्री में पुरुष ग्रह बल पाते हैं, द्वितीय भाग यानी कि 11 से 20 डिग्री में स्त्री ग्रह बल पाते हैं, और राशि के अंतिम भाग में यानी कि 21 से 30 डिग्री में नपुंसक ग्रह यानी कि शनि और बुध बल प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों स्थान बल की बात है, हमने राशियों की बात कर ली, अब हम भाव की बात करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि जन्म पत्रिका में 12 भाव या 12 घर होते हैं जिनमें अलग अलग राशियां लिखी होती हैं या राशियां बैठी होती हैं। उन 12 भाव में दोस्तों पहला, चौथा, सातवां और 10वां जो भाव है, या पहला, चौथा, सातवां या 10वां जो घर है उसे केंद्र स्थान कहते हैं। इन्हीं में अगर ग्रह बैठा है तो वो ग्रह पूर्ण बली है यानी कि उसे 60 डिग्री बल मिलेगा। दूसरे, 5वें, 8वें या 11वें घर में अगर ग्रह बैठा है तो वह आधा बली है, उसे 30 डिग्री बल मिलेगा दोस्तों। 3, 6, 9 और 12वें घर में अगर ग्रह बैठा है तो उसे 1/4 बल यानी कि 15 डिग्री बल मिलेगा दोस्तों। हम राशि से भी देखेंगे दोस्तों, हम भाव से भी देखेंगे और इसका निष्कर्ष हम निकालेंगे स्थान बल कितना है ग्रह के पास। दूसरी चीज है दोस्तों दिग्बल यानी कि दिशा बल। बुध तथा गुरु लग्न में यानी कि पूर्व दिशा में दोस्तों, चंद्र तथा शुक्र चतुर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में दोस्तों, शनि सप्तम भाव में पश्चिम दिशा में, मंगल व सूर्य दसम भाव में यानी कि दक्षिण दिशा में बली होते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों काल बल, समय का बल। शुक्ल पक्ष में यदि जन्म हुआ हो तो नैसर्गिक शुभ ग्रहों को बल मिलता है एवं कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो अशुभ ग्रहों को बल मिलता है दोस्तों। ग्रह किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, इसकी तो बात हमने कर ली दोस्तों। लेकिन जब हमारा जन्म हुआ है वो कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था दोस्तों, अंधेर था या चांदन था, चांदन को ही शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो दोस्तों उस शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रहों को और
कृष्ण पक्ष में अशुभ ग्रहों को बल मिलता है। दिन के प्रथम पहर में जन्म हो तो बुध, मध्याह्न में सूर्य और सूर्यास्त में शनि को बल मिलता है दोस्तों। प्रथम पहर में दोस्तों बुध को मिलता है, मध्याह्न में जब सूर्य सबसे ज़्यादा तपते हैं दोस्तों तो सूर्य को बल मिलता है। सूर्यास्त के बाद जो है दोस्तों अगर जन्म हुआ हो तो शनि को बल मिलता है। रात्रि के प्रथम व तीसरे पहर में चंद्रमा को, मध्य रात्रि में शुक्र को एवं रात्रि के अंतिम पहर में जन्म हो तो मंगल को बल मिलता है। तो ये दोस्तों किस पक्ष में जन्म हुआ है और किस समय में या किस पहर में जन्म हुआ है उस पर भी ग्रहों का बल निर्भर करता है। आगे बात आई दोस्तों चेष्टा बल की। ये ग्रहों की चेष्टा हो गई दोस्तों। ग्रह की गति के अनुसार भी ग्रह को बल मिलता है दोस्तों या बल कम होता है। ग्रह की अलग अलग गतियां हैं दोस्तों, मंद्र, तीव्र, वक्री और भी हैं दोस्तों। उसके अनुसार भी ग्रहों का बल होता है। वक्री अगर ग्रह है तो उसके पास सबसे ज़्यादा बल होता है दोस्तों। ग्रहों की गतियों की बात भी हम आगे करेंगे दोस्तों। ये अभी हम बेसिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जितना आसान से आसान और ज़्यादा से ज़्यादा हम जान सकते हैं उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि यात्रा में हम एक साथ चलते रहें और ज्योतिष को सीखें दोस्तों। विश्वास कीजिए हम ज़रूर सीखेंगे, बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ज्योतिष सीखना है। अगर आप शुरू से देखना शुरू करेंगे दोस्तों, एक एक वीडियो, एक एक पार्ट, एक एक सीढ़ी है ज्योतिष सीखने की। मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ जिस हिसाब से हमारी समझ में सबसे ज़्यादा आएगा। अगला है दोस्तों नैसर्गिक बल, कुदरती बल। तो सूर्य का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। सूर्य से कम चंद्र का, चंद्र से कम शुक्र का, इनसे भी कम गुरु का, इनसे कम बुध का, बुध से कम मंगल का और सबसे कम बल जो होता है शनि का होता है दोस्तों। नैसर्गिक यानी कुदरती बल दोस्तों। तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं। तो राजा तो सबसे बली हो गई दोस्तों। और शनि को दोस्तों सेवक की पदवी मिली हुई है, ये मैं कारकत्व में बता ही चुका हूँ दोस्तों। तो सेवक है, प्रजा है दोस्तों, तो सबसे कमज़ोर तो यही रहने हैं, तो इसलिए शनि का सबसे कम बल होता है दोस्तों। आखिर में दोस्तों बात आती है दृक् बल की या दृष्टि बल की। शुभ ग्रहों की दृष्टि से ग्रह का बल बढ़ता है एवं अशुभ ग्रहों की दृष्टि से ग्रह का बल घटता है दोस्तों। कोई ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में कहाँ बैठा है, यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, शुभ ग्रह कौन से हैं दोस्तों, गुरु, शुक्र, और अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है दोस्तों मंगल, शनि, तो उनका बल घटेगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि से बल बढ़ेगा। शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों के बारे में भी हमने पीछे बात कर ली है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाएंगे, स्थान बल को, दिशा बल को, नैसर्गिक बल को, दृष्टि बल को, तब हम जान पाएंगे कि एक्चुअल में ग्रह के पास कितना बल है या ग्रह कितना बलवान है। दोस्तों ग्रह बलवान होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे परिणाम ही देगा। ग्रह बलवान होने का मतलब है कि वो जो भी परिणाम देगा वो ज़्यादा ठोस होंगे या ज़्यादा गहरे होंगे या उनका प्रभाव ज़्यादा होगा। जैसे दोस्तों हमने किसी की जन्म पत्रिका देख ली और हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि मंगल के कारण इसे चोट लगेगी, मंगल की दशा आने वाली है, मंगल चोट का कारक भी होता है, मंगल बैठा भी ऐसी जगह है, हमने सब देख लिया कि मंगल के कारण चोट लगेगी। लेकिन कैसी चोट लगेगी दोस्तों, हल्की फुल्की चोट लगेगी या चोट लगेगी खून निकलेगा या दोस्तों भयंकर एक्सीडेंट होगा। इस चीज़ को जब हम नापेंगे तो हम मंगल के बल को देखेंगे कि मंगल कितना बली है। जितना बली होगा उसी परिमाप में, उसी माप में दोस्तों वो फल देगा। ये नियम है दोस्तों। शुभ ग्रह अगर बलवान हो तो अच्छी बात है, अशुभ ग्रह अगर निर्बल हो तो ये उस आदमी के लिए अच्छी बात है दोस्तों। सब शुभ ग्रहों का बली होना और अशुभ ग्रहों का निर्बल होना अच्छा माना जाता है। तो आज की बात दोस्तों इतनी ही करते हैं। अगली वीडियो में हम राशियों की बात शुरू करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्ते।